हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और ये कार्यपत्रक नंबर है 49 और इसमें आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पार्ट 2, भारत का भौतिक स्वरूप और आज की डेट है 3 नवंबर। चलिए, आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है भारतीय थार मरुस्थल। मतलब आज के हम अपनी वर्कशीट में मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। राजस्थान में, राजस्थान जो एक राज्य है उसमें अरावली पर्वतमाला है, उसके पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। ये मरुस्थल कैसा है? गर्म है, मीन्स यहाँ बहुत गर्मी रहती है। मरुस्थल बेटा ठंडे भी होते हैं जैसे लद्दाख का मरुस्थल, लेकिन ये हमारा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। बालू के टिब्बे आपने जैसे देखे होंगे, रेत जैसे ऊंचा नीचे इकट्ठा हो जाता है, हवा उसे उड़ाकर ले जाती है, वो एक ढेर की तरह बन जाता है। ढेर की तरह बनकर वो ऊंचा नीचा बना होता है, जिसे हम बालू के टिब्बे कहते हैं। और तरंगित मीन्स ऊंचा नीचा, जैसे आपने पिक्चर्स में देखा होगा, कोई जैसे कोई डेजर्ट की कोई मूवी की शूटिंग देखी हो तो कहीं से ऊंचा पहाड़ टाइप गोल बना होता है, उसे ही बोला जाता है बालू के टिब्बे। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा जो है 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, मीन्स यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए मिज़ोरम के मौसिनराम और चेरापूंजी में जितनी वर्षा ऑलमोस्ट एक दिन में हो जाती है, उतनी यहाँ कई कई वर्षों में होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ वर्षा कितनी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जब यहाँ बारिश कम होगी तो जलवायु भी शुष्क होगी, और जब पानी नहीं होगा तो प्लांट्स भी ज़्यादा ग्रो कैसे कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ही कम क्वांटिटी में और लिमिटेड मतलब प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मरुस्थली। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। यहाँ पर जितने भी मतलब डेजर्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसी डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। मतलब मेसोजोइक युग उस टाइम में माना जाता है कि ये जो डेजर्ट वाला एरिया था ये समुद्र के अंदर स्थित था। यह अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास ब्रह्मसर से मिली समुद्री अवसादों और आकल वुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से प्राप्त होती है। मीन्स जो जैसलमेर है, जैसलमेर के पास एक ब्रह्मसर है जगह, वहाँ से समुद्री अवसादों मीन्स समुद्र की ये इस जगह पर समुद्र था, इसके कुछ फॉसिल मिले हैं, जैसे मीन्स कुछ साक्ष्य मिले हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि यहाँ पर पहले समुद्र था। वुड फॉसिल की आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आगे गई। मीन्स जो ये फॉसिल्स मिले हैं इनकी 1800 वर्ष, मतलब इनकी एज, इतनी एज का आइडिया लगाया गया है कि इतने पुराने हैं। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मतलब जो मरुस्थल की जो चट्टानें हैं उनकी एज और प्रायद्वीपीय पठार की एज मतलब एक ही टाइम की है, मतलब एक ही जैसी है। फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं, मीन्स यहाँ पर एरिया ड्राई रहता है और हवा बहुत तेज़ी से चलती है, और भौतिक अपरदन मीन्स कटाव के कारण इसकी धरातीय विशेषताएं जो प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। मीन्स यहाँ की प्रायद्वीपीय पठार और मसूरी चट्टानों की एज एक जैसी है, परंतु फिर भी ये प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। और यहाँ पर जो कुछ प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियाँ मिलती हैं उनमें से कुछ है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसकी शेप जो है वो मशरूम जैसी है। और दूसरा है बालू का टिब्बे। बालू का टिब्बे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे रेत उड़ती है एक जगह से इकट्ठी होकर एक स्टोर हो जाती है, स्टोर होकर छतर छत्रक टाइप शेप ले लेती है, उसे हम कहते हैं बालू का टिब्बे। अब बरकान, बरकान की बात करें तो बरकान की जो शेप है वो अर्धचंद्राकार होती है, जैसे अर्धचंद्र बना होता है हमारा वैसी शेप होती है। और जुगेन आदि जो है मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हैं। बरकान जो है अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। जो बरकान है इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। लेकिन ये जो टीले हैं ये भारत पाकिस्तान सीमा के पास ज़्यादा पाए जाते हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएं
तो बरकान के वहाँ पर आप समूह को देख पाएंगे, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा अगर आप कभी आप जैसलमेर की तरफ जाएं तो। आगे ढाल के आधार पर जो है थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। मरुस्थल जो थार मरुस्थल हमारा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तरी भाग जिसका ढाल का किसकी तरफ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल जो है कच्छ के रण की ओर, मीन्स गुजरात की ओर है। इस क्षेत्र की जो अधिकांश नदियां हैं वो निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी भी नदी उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती है। मीन्स इस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो वर्षावाही होती है। वर्षावाही का मतलब होता है बेटे, जैसे जब मौसम बारिश का मौसम होता है तो इन नदियों में पानी होता है, वरना ये सूखी ही रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है जिससे इन नदियों में पानी नहीं इकट्ठा हो पाता ज़्यादा, और जितना होता है वो गर्मी के कारण सूख जाता है या ना के बराबर होता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है इसीलिए ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। और यहाँ पर हिमनद भी नहीं है। हिमनद मीन्स जैसे जहाँ ठंडे बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो गर्मी रहती है तो इसलिए यहाँ हिमनद भी नहीं है। तो इसीलिए ना हिमनदी होने के कारण और बारिश भी कम होने के कारण और वाष्पीकरण ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर नदियाँ सूखी ही रहती हैं या बहुत कम पानी होता है। इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम ही जल पाया जाता है, इसीलिए इन्हें वर्षावाही ही कहा जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ जो है अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। अंतः प्रवाह मीन्स जैसे बेटा जो नदियाँ होती हैं वो समुद्र में जाकर मिलती हैं, लेकिन इन नदियों में पानी की क्वांटिटी कम होती है या बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, तो इसीलिए ये ज़्यादा आगे तक समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। ये अपनी आसपास की झीलों में या नदियों में ही जाकर मिल जाती है या वहीं तक पहुँच पाती है, इसीलिए इसे अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण कहा जाता है। क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ जो है थोड़ी दूर तक ही प्रवाहित होने के बाद किसी झील या पलाया में मिल जाती है और सागर तक नहीं पहुँच पाती। पलाया जो होती है बेटा, पलाया उन्हें कहते हैं जो लवणीय झीलें होती हैं, मीन्स जिसमें नमक होता है, जिनसे हम नमक प्राप्त करते हैं। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी जो है वो लूनी नदी है। लूनी नदी मीन्स ये जो यहाँ पर लूनी इसका नाम पड़ा है, ये नमक के कारण पड़ा है, क्योंकि राजस्थान में लोग जो है नमक को लून बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लूनी, क्योंकि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। और ये कहाँ प्रवाहित होती है, मरुस्थल के दक्षिणी भाग में। उच्च ताप से अधिक वाष्पीकरण और यहाँ गर्मी ज़्यादा होने के कारण मीन्स वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और बारिश कम होती है, इसीलिए इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती है, इसीलिए यहाँ पानी की मात्रा कम होती है। चलिए अब हम आज के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था बेटा, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ जो हैं वर्षावाही है क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। दूसरा पॉइंट, अधिकांश वाष्पीकरण होता है, मीन्स यहाँ पानी का गर्मी के कारण जल्दी सूख जाता है, ज़्यादा सूख जाना। और तीसरा, पर्वतीय हिमनदी के अभाव के कारण यहाँ पर हिम नदियाँ भी नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पलाया से आप क्या समझते हैं। थार मरुस्थल में स्थित लवणीय झीलें जिनसे नमक निकाला जाता है उन्हें पलाया कहते हैं। बेटा आपको समझ आ गया होगा पलाया किसे कहते हैं, ऐसी झीलें या ऐसी छोटी नदियाँ जिनसे हमें नमक प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम पलाया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई 2 जलवायु की विशेषता बताइए। अब हमने आज यहाँ मरुस्थल के बारे में पढ़ा, तो आप अगर अभी क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड से भी दे सकते हैं। पहला कि यहाँ बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क है, मीन्स यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है। दूसरा कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान उच्च रहता है, जैसे बारिश भी कम होती है और गर्मियों में यहाँ तापमान और ज़्यादा ऊंचा रहता है। तीसरा, वनस्पति का अभाव, जब बेटा बारिश कम होगी तो प्लांट्स भी ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ वनस्पति का भी अभाव रहता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम लिखिए। हमने थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम पढ़े थे ना बेटा, मशरूम रॉक, दूसरा बरकान, तीसरा ज्यूगेन और बालू का टिब्बा। क्वेश्चन नंबर 5, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 6, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है, इनके नाम लिखिए। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। अगर आपको एसएसटी के किसी और चैप्टर की आवश्यकता है जो आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।